हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक सेकेंड। ये लेक्चर आपका वही है, फिजिक्स का टेक्निकल पार्ट। कल हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन वाला टॉपिक, जो हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। थोड़ा सा हमारा पोर्शन रह गया था, तो उसे हम आज डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ हमने कल क्या पढ़ा था। अगर कोई न्यू है इस क्लास में तो प्लीज़ कल की क्लास ज़रूर देखें। कल हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट्स के बारे में, क्या यूनिट होती है, कैसे उसको मेजर करते हैं, कितने टाइप के हमारे यूनिट मेजर करने के सिस्टम होते हैं, एंड हमारी कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं। हमारे 3 सिस्टम होते थे, FPS, MKS एंड CGS। हमारे यूनिट कितने टाइप की होती थी? 3 टाइप्स की होती थी, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। ये क्या होती थी, कौन सी होती थी, ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। इसको आप कल के लेक्चर से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन वाला पार्ट। ओके, तो सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताइए कि डायमेंशन क्या होता है, मतलब आप क्या समझते हैं डायमेंशन से। देखिए, डायमेंशन क्या होता है। देखिए, डायमेंशन डायमेंशन होता है क्या कि आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस मतलब आपका लेंथ या ब्रेथ से मतलब नहीं है। डायमेंशंस इन द सेंस कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखती है। ये अपने अंदर मास रखती है, लेंथ रखती है, टाइम रखती है, टेम्परेचर रखती है, या और जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनमें से ये अपने अंदर क्या रखती है। कोई भी, मैंने आपको बताया ना कि फंडामेंटल जो हमारी यूनिट्स होती थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती थी वो हमारी सिर्फ 7 होती थी। 7, 2 और सप्लीमेंट्री होती थी हमारी 2। ये हमारी एंगल से रिलेटेड होती थी दोनों सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल हमारी 7 होती थी और बाकी जितनी भी होती थी वो इससे हमारी ड्राइव होके बनती थी। तो हमारी जो भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मास, लेंथ, टाइम, हमारा क्या क्या उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा बताता है डायमेंशन उसकी क्या क्या है। ओके, तो अब मैं आपको अगर इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में बताना चाहूँ, रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है याद करने के लिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन of a physical quantity are the power to which the base quantity are raised to represent derived quantity। समझे आप इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होती है कि आपकी जो भी बेस क्वांटिटी है, ये है बेस, जो भी आपकी बेस क्वांटिटी है, इसकी जो भी वैल्यूज है, जो भी आपकी बेस क्वांटिटी है, सपोज आपकी मास एक बेस क्वांटिटी है तो आपकी m ये एक बेस क्वांटिटी हो गई। इसकी आपको पावर को रेज करते हैं, मतलब m² या m³ आप इसकी जितनी भी पावर रेज करते हैं वो आपकी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाता है। अब सपोज मान लीजिए मैंने बोला मास, तो आपकी हो गई फंडामेंटल। अब मैंने बोला मास इंटू मास, अब आपकी सिर्फ मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब आप मास इंटू मास करते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, m इंटू एम, मतलब m²। तो ये जो आपकी ड्राइव्ड यूनिट है, ये जो आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मास इंटू मास, इसका डायमेंशन हो गया m², मतलब इसमें आपके 2 मास एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब अगर मैं सिमिलरली आपसे बोलूं टाइम इंटू टाइम, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, t²। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 2 सेकेंड्स या 2 टाइम का आपके चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, ये आप रिलेट कर पाएंगे मीटर इंटू
मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, मीटर इंटू मीटर का मतलब, इसको आप लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसको आप, लेंथ का क्या होता है, मीटर आपकी किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट हो गई, तो लेंथ को आप किससे डिनोट करते हो, एल से डिनोट करते हो। अब 2 बार मीटर है तो क्या हो गया आपका एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का क्या मतलब हो गया आपकी, इसमें आपकी जो भी यूनिट है, जो भी आपकी ड्राइव्ड यूनिट है, जो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी आपकी जो डायमेंशन है वो लेंथ के फॉर्म में 2 बार हो गई, मतलब मीटर स्क्वायर हो गई, 2 बार उसमें लेंथ आएगी आपकी। ओके, समझ पाए ना कि क्या हुआ आपके यहाँ, आप डायमेंशन, डायमेंशन हुई आपकी, डायमेंशन क्या हुआ आपकी, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सिंपल सा ये याद रखिए, वो मास की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो लेंथ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो 2 बार लेंथ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो टाइम के फॉर्म में है, वो वन वन अपॉन टाइम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो जिस फॉर्म में भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है उसे आप क्या कहते हैं, आपकी डायमेंशन। जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर स्पीड, स्पीड नहीं, थोड़ा ड्राइव आ जाएगा वो, सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिया आपके साथ ये डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। ठीक है, मीटर को आप कैसे, मीटर क्या होता है, मीटर आपका क्या बता रहा है, डिस्टेंस आपका मीटर क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एल। इसको डिनोट करने का, डायमेंशन डिनोट करने का तरीका होता है ये बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है ये डायमेंशन डिनोट करने का तरीका होता है। तो इस बॉक्स के अंदर आपकी जो भी डायमेंशनल यूनिट आई है वो आपने लिख दी। तो डिस्टेंस की आपकी डायमेंशन क्या हो गई, एल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, टाइम नहीं, अगर मैं आपसे लिखती हूँ सेकंड, तो सेकंड आपका क्या हो गई डायमेंशन इसकी, टी। अगर मैं बोलती हूँ सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, टी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको जो कल फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, मैं एक बार आपको वो दोबारा बता देती हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर कोई कल के लेक्चर में नहीं आया था तो वो इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या थी और उसके आपके फॉर्मूले क्या क्या हो गए, फॉर्मूले नहीं सॉरी, उसका डोनेट नोटेशन क्या क्या हो गई, ताकि जब मैं उन नोटेशंस को यूज़ करूँ तो आप में से कोई भी कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने क्यों यूज़ किया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए हमारी कितनी बताई मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक सबसे पहला आपकी होती है मास। ठीक है, मास को आप डिनोट कैसे करते हो, इसका नोटेशन क्या यूज करते हैं हम, एम। और इसकी यूनिट तो बहुत सारी हो गई आपको मास को डिनोट करने की, ग्राम, केजी। अब आप पूछ सकते हो आपने ये यूनिट ही क्यों नहीं यूज कर ली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स है, ग्राम है, केजी है, पाउंड है, बहुत सी यूनिट्स है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट है। तो हमने एक जो चीज़ यूज़ करी इसको डोनेट करने के लिए डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्म में, तो वो यूज़ करा हमने इसका एम। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ को हम डोनेट करते हैं एल से। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को हम डोनेट करते हैं टी से। एंड देन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं के से या फिर थीटा से। ओके, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इसको हम डोनेट करते हैं ए से। ए इसका अब आप ये करंट के लिए पूछ सकते हैं आई क्यों नहीं हमने यूज किया, तो ये डोनेशन डायमेंशन के लिए ए यूज होती है और ये ड्राइव की गई है एम्पियर जो इसकी यूनिट होती है उससे। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे यूनिट नहीं यूज करी थी, यहाँ क्यों यूनिट यूज कर ली, रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना उसकी यूनिट सिर्फ एम्पियर होती है, चाहे वो जो भी आपका सिस्टम हो वो यूनिट हमेशा एम्पियर ही रहेगी, इसीलिए सीधा सीधा इस यूनिट का ए ही यूज कर लेते हैं। ओके,
6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम डोनेट करते हैं CD से। ओके, अब CD से क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। अब जो भी आप फॉर्म ले लीजिए, चाहे वो आप CGS लीजिए, चाहे MKS लीजिए, चाहे FPS लीजिए, इसकी यूनिट हमेशा कैंडेला ही रहेगी। जैसे करंट की हमेशा एम्पियर रहती है, ऐसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हमेशा कैंडेला ही रहती है। तो इसीलिए हम इसका सीधा शॉर्टकट CD यूज़ कर लेते हैं। अब हमारी लास्ट जो है वो है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोल, MOL, मोल। हालांकि इसकी जो यूनिट है, जो यूज़ आप कर सकते हैं, वो मोल को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशंस यूज़ करते हैं वो आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं, आपने समझ ली क्या होती है। अगर कोई आज की क्लास में भी आया होगा तो वो भी समझ जाएगा, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इसमें नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने के लिए, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो पाए कि क्या होती है हमारी डायमेंशन यूनिट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दिया था डिस्टेंस वाला, वो तो आपको समझ में आ गया, या टाइम वाला। अब सपोज मैं आपको बताती हूँ कि डायमेंशन हम निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए आप सपोज कीजिए कि ये मैंने बात करी वेलोसिटी की, या फिर आप स्पीड कंसीडर कर लीजिए। ओके, डायमेंशन निकालने के लिए आपको जो फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए वो होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेसिक यूनिट फॉर्म में। बेसिक यूनिट मतलब कैसे? कि वो जो बेस क्वांटिटी है उस फॉर्म में आ जाए आपका। उसके बाद डायरेक्टली आप उसमें बेस क्वांटिटी का जो नोटेशन है, जो अभी हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी ना, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हो या बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, इस बेस क्वांटिटी का जो आप नोटेशन होता है उसको पुट कर देते हैं। ओके, ये हाउ टू गेट डायमेंशंस। ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप आप फॉर्मूले में लिखिए, सेकंड उसको बेसिक यूनिट या बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए, और थर्ड उस फंडामेंटल क्वांटिटी की नोटेशन रख दीजिए। एंड देन फोर्थ स्टेप क्या हो गया? आप उसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ इधर उधर एडजस्ट करके कुछ भी होता है तो वो सब कर लीजिए, और आपका जो निकल के आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके इसको कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटा सा और बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेती हूँ मैं स्पीड का, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी का। तो सबसे पहले आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बेसिक है, सबको पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखिए, डिस्टेंस हमारी बेस क्वांटिटी है या नहीं है? ओके, टाइम, डिस्टेंस कैसे है बेस क्वांटिटी? डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो? लेंथ की फॉर्म में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। टाइम आपकी बेस क्वांटिटी है? हाँ जी है। तो अब हम डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस की जगह हम अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करें, एक तरीका है आप डायरेक्टली फॉर्मूले में आप डायमेंशंस, जो आपकी बेस क्वांटिटी आपने जब कन्वर्ट कर ली तो आप डायरेक्ट बेस क्वांटिटी का नोटेशन लिख दीजिए। एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसका यूनिट फॉर्म लिखिए एंड देन आप नोटेशन पुट कीजिए।
इससे क्या होता है ना, इसमें एक चीज़ अच्छी ये होती है कि आपके गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सपोज यहाँ पर डिस्टेंस को 2 बार मल्टीप्लाई किया होता है, डिस्टेंस, और आप शायद सिर्फ लेंथ लिखकर छोड़ देते। जब यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो m और इंटू m 2 बार लिख देंगे तो वो मीटर स्क्वायर बनेगा, तो फिर आपका l की जगह भी आप लेंथ स्क्वायर लिख पाएंगे। ओके, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, देखिए डिस्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं l, टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हैं t। हो गया, डिस्टेंस आपका लेंथ दिखा रहा है, टाइम आपका t दिखा रहा है, तो l/t लिख सकते हैं। अब ये t नीचे है, इसे ऊपर ले जा सकते हैं, तो l और t ऊपर ले जाएंगे। और नीचे था, पावर अगर नहीं दी होती है तो क्या होती है, पावर हमारी 1 होती है। जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1। तो आपका क्या डायमेंशन आ गया स्पीड और वेलोसिटी का, LT -1। ओके, अब एक एग्जांपल और लेती हूँ बेसिक सा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फोर्स। अच्छा, फोर्स पे मत जाइए, फोर्स से पहले कुछ और देखते हैं, इससे छोटा एग्जांपल। अब हमने स्पीड और वेलोसिटी का देख लिया, एक अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन का। ओके, एक्सीलरेशन। अब बताइए आप एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मुझे पहले आप ये बताइए आप लोग कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है। हाँ, यूनिट नहीं, मतलब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आप जल्दी से कमेंट में बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिखिए, तब मैं आगे बताऊंगी इसका फॉर्मूला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने इसका फॉर्मूला टाइप कर दिया है अब तक, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी और स्पीड का जो है डायमेंशन सेम होता है। फर्क क्या है इन दोनों में कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, प्लीज उसे चेक कर लीजिए, एग्जाम्पल्स भी बताए थे। बस ये फर्क है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसका डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डायमेंशन से स्केलर वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशन आपकी सेम ही रहती है। तो आपकी वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन हमेशा सेम ही रहेगी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वेलोसिटी की डायमेंशन छोड़ दीजिए। अगर सपोज आपको वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं पता है, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था, आपने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप देखेंगे टाइम बेस्ड यूनिट है, हाँ जी है। क्या होता है इसका नोटेशन, टी। अब आप देखेंगे वेलोसिटी बेस यूनिट है, नहीं जी ये तो नहीं है बेस यूनिट। अब आप क्या करेंगे, इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बेस क्वांटिटी में इसको लेके जाएंगे। अब आप कैसे लेके जाएंगे, फॉर्मूला लिख के। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी का। अभी हमने पीछे देखा था। अब आप देखेंगे जी डिस्टेंस आपकी बेस यूनिट है, हाँ जी है, इसका नोटेशन एल लिख दिया। टाइम आपका बेस यूनिट है, हाँ जी है, इसका नोटेशन टी लिख दिया। इसको एल टी माइनस लिख सकते थे, लिख दिया हमने। अब हम इसको यहाँ वेलोसिटी की जगह पुट कर सकते हैं, तो अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी की जगह हमने क्या पुट करा, एल टी माइनस, और इस टाइम की जगह हमने क्या पुट करा, टी। अब ये नीचे है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये बन जाएगा, एल टी माइनस टी माइनस। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो एल टी माइनस 2। तो आपकी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, एल टी माइनस 2। ओके, समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, या तो वरना तो मैं अगले लेक्चर में आपका डाउट बता दूंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज। ओके, ये आपकी वेलोसिटी की हो गई। अब थोड़ा सा एक स्टेप और हायर साइड पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ फोर्स की यूनिट, फोर्स का डायमेंशन बताने के लिए, तो सबसे पहले हमें पता है हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास एक बेस यूनिट क्या है, हाँ जी है, क्या लिखते हैं हम इसकी नोटेशन, एम। एक्सीलरेशन बेस यूनिट बेस क्वांटिटी है, नहीं जी नहीं है,
तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको बेस क्वांटिटी में बना कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या है हमें पता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब फिर टाइम बेस यूनिट है, जी है। वेलोसिटी है, नहीं है। तो अब इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे हम दोबारा। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फिर देखेंगे डिस्टेंस बेस यूनिट है, जी है। टाइम बेस यूनिट है, हाँ जी है। ये वाला टाइम बेस यूनिट है, हाँ जी है। इसको रीअरेंज करेंगे तो आप कैसे लिख देंगे, LT-2। अभी पीछे हमने निकाला था, आ गया ये हमारा LT-2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ एक्सीलरेशन की जगह पुट कर सकते हैं। LT-2 हो जाएगा पुट, LT-2। ये क्या बन जाएगा हमारा, MLT-2। आ गया आपका फोर्स, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन आ गया आपका MLT-2। अब ये फोर्स आपका ना, चाहे कोई सा भी आप फोर्स ले लीजिए, इसकी पावर, इसको आप न्यूटन की फॉर्म में ले लीजिए, जूल की फॉर्म में ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसकी वैल्यू बदल सकती है, इसका अमाउंट कितना फोर्स लगा रहा है वो सब बदलेगा, स्केलर वेक्टर सब बदलेगा, मगर आपका डायमेंशन यही रहेगा हमेशा। आपका क्या नहीं बदलेगा, डायमेंशन नहीं बदलेगा कभी भी। ओके, तो ये आपकी कुछ बेसिक आपकी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशंस। अब बहुत सारी होती हैं हमारी जो बहुत इजी भी हैं, टफ भी हैं। कुछ आप फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला से ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, टेलीग्राम चैनल पे एक जो है इसका कुछ भी एक शीट आपकी पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपकी सारी डायमेंशंस की लिस्ट दे रखी होगी। सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है काइंड ऑफ, उसमें से भी आपको सब नहीं पढ़नी है, शुरू की बस 10-12 देख लीजिएगा बस सारी, और बाकी सारी तो हो भी नहीं पाएंगी। शुरू की 10-12 देख लीजिए, पर मेरे पास पूरी लिस्ट है तो मैं पूरी लिस्ट ही दे दूंगी आपको। एक बार सब पे नजर डाल के शुरू की 10-12 थोड़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज उसको देख लीजिएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ना कुछ 1-2 बेसिक छोटे से 1-2-4 रूल बता देती हूँ। 2-4 नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बस मेजर रूल है, वो आप देख लीजिए। आपका क्या होता है हमेशा ना, आपका जिसके बेस जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस बेसिस पे, एक बहुत बड़ा रूल क्या होता है कि आपका RHS साइड पर, इधर लेफ्ट हैंड होता है ना, सॉरी, आपका LHS और आपका RHS दोनों साइड का जो आपका फॉर्मूला है वो हमेशा डायमेंशनली इक्वल रहना चाहिए। इक्वल से मतलब है मेरा सेम रहना चाहिए, एग्जैक्ट, तभी आपका ये फॉर्मूला करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर लिखती हूँ अगर सपोज मैं इधर लिखती हूँ मास इंटू LT-2 और इधर लिख देती हूँ फोर्स, तो ये देखिए डायमेंशनली सही है क्या, देखिए क्यों, बिल्कुल सही होगा। या ये छोड़ दीजिए, तो मैंने वो लिख दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू फोर्स। अब बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, कमेंट में जल्दी से। ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, MLT-2, और फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, MLT-2। दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों डायमेंशनली सेम है, इसका मतलब ये फोर्स का डायमेंशन आपका बिल्कुल सही है। ओके, अब ये तो आप समझ गए भाई, दोनों साइड जब सेम ही चीज लिखी है तो सही होगा। इस रूल का यूज कहाँ होता है, मैं आपको वो बताती हूँ। इस रूल का यूज होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा वेलोसिटी, मैं भी आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन x। ओके, या जो डिस्टेंस अपॉन x नहीं, मैंने यहाँ लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू L इंटू एक्स, वेयर L is length and
फाइंड एक्स। ओके, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब देखिए, हमें पता है कि हमारा कोई भी इक्वेशन हमारी सिर्फ तभी सही है जब वो डायमेंशनली इक्वल होगी। मतलब इधर का जो डायमेंशन है और इधर का भी जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, या स्पीड का डायमेंशन हमें पता है, क्या होता है? LT-1 होता है। इधर का हमें x निकालना है। L तो एज इट इज रहेगा, x हमें निकालना है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं? LT-1 और ये वाला L नीचे ला सकते हैं, इधर L, ये इधर x रह गया, इस L से ये L कैंसिल हो गया, तो x आपका क्या आ गया? T-1, या फिर इसे आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 1/t। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, क्या है? 1/t। अब बाकी आपका ऑप्शन में जो भी दे रखा है, ऑप्शन में हो सकता है 1/सेकेंड दे रखा हो, या 1/t दे रखा हो, या सेकेंड इनवर्स दे रखा हो, उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो तो ऑप्शन अब कैसा भी आपको घुमा सकता है। ओके, तो समझ में आया इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, जो कि आपका दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, छोटे छोटे कराऊंगी क्योंकि एकदम से कुछ टफ सी वैल्यू ले लूंगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह, तो आप लोग भी कंफ्यूज जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स की बात करूं, इधर फोर्स लिख दिया, इधर लिख दिया x इंटू LT-2, LT-2। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द x। ठीक है, तो अब आपको फोर्स की डायमेंशन पता है, अगर नहीं पता है तो आप निकाल लेंगे। हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन करके, पूरा ड्राइव करके अभी सिखाया था पहले, उस तरह से आप फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्स आपको पता चल जाएगी। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई आपकी? MLT-2 होती है फोर्स की डायमेंशन आपकी। एक्स की क्या हो जाएगी यहाँ पर? XLT-2। इधर से LT-2 यहाँ नीचे आप ला सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? MLT-2 अपॉन का ये LT-2 इधर आ सकता है, इक्वल्स टू x हो गया। LT-2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच जाएगा? m। x की क्या हो गई आपकी? m डायमेंशन। इसको आपका फॉर्म हो सकता है आपका ऑप्शन में पूछे कि x आपका मास को डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है, या टाइम को डिनोट करता है, या टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो किसको डिनोट करता है? x हमारा। m क्या होता है? हमारा मास। ठीक है, अब हो सकता है आपसे x की जगह वो ग्राम पूछ ले कि x की यूनिट क्या होगी, तो हो सकता है ग्राम लिख दे, और आपका मीटर लिख दे, एंड आपका केल्विन लिख दे। इस तरह से तो क्या होगा? हमारा मास को आप मीटर में नाप सकते हो? नहीं। केल्विन में नाप सकते हो? नहीं। मास को किस में नापोगे? ग्राम या किलोग्राम में। तो क्या हो गई आपकी इसकी यूनिट? ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन तो किसी कुछ भी बना सकता है वो। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्जाम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या आया है आपका। मगर आपकी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक मैं और एग्जांपल आपको दे देती हूँ छोटा सा, एक बस ये लास्ट एग्जांपल देती हूँ इस तरह का। ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन वाले ज़्यादातर आते हैं जो मैं अब एग्जांपल देने वाली हूँ। सपोज आपसे कहा जाए x इक्वल्स टू a+bt, वेयर x इज डिस्टेंस। फिजिक्स में ज़्यादातर x ना डिस्टेंस के लिए यूज होता है। फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ a एंड b। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या रूल लगेगा। मैंने आपको बताया था कि आपका LHS और RHS दोनों साइड पे आपका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। दूसरा एक रूल क्या होता है, आपके LHS और RHS दोनों साइड पे जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मिस कर जाते हैं, ये मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये भी कि इक्वल होना चाहिए एंड हर टर्म का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि आपका LHS और RHS की साइड पे जितने भी आपके टर्म्स हैं सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा, चाहे अब इसमें T लिखा हो साथ में या कुछ भी लिखा हो, लेकिन इन तीनों का डायमेंशन हमारा सेम होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जब आपसे कहा है कि x क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका कि x क्या है, आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का आपको पता है, x क्या है आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपको पता है किससे डिनोट करते हो आप, L से। इसका मतलब ये जो L है आपका वो इक्वल है A के, है ना। तो इससे आपकी एक ही A का तो आपको यही पता चल गया। A किसका डायमेंशन, आपका A का डायमेंशन क्या है, L मतलब लेंथ, मतलब डायमेंशन इसका L है। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई आपकी, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आ गई, जो 7 बेसिक क्वांटिटी है उसमें L क्या डिनोट करता है, लेंथ। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है, L कितने के इक्वल होगा, BT के इक्वल भी होगा। बताया ना मैंने, हर टर्म आपस में इक्वल होगा। तो अगर L आपका A जो है वो L के इक्वल है, तो अब वही A आपका BT के इक्वल भी होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए L इक्वल्स टू B एज इट इज रहेगा। T का आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पता है आपको क्या होती है इसकी फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक T लिखते, टाइम T लिखते हैं इसको, हमने T लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में किसका निकालना है, A एंड B का निकालना है। तो B का निकालने के लिए हम T को L के नीचे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका L/T इक्वल्स टू B। तो क्या बन जाएगा आपका B, LT माइनस 1, B इक्वल्स टू LT माइनस 1। तो आपकी B की क्या आ गई, आपकी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन क्या आ गई आपकी, LT माइनस 1। B की आपकी क्या आ गई, LT माइनस 1। A की क्या आई आपकी L और B की क्या आई आपकी LT माइनस 1 आ गई। ओके, अब इस तरह के अगर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दूं तो क्या आप लोग कर कर लाएंगे, क्योंकि अगर होमवर्क में नहीं दूंगी तो फिर कुछ ज़्यादा यूजफुल हो नहीं पाएगा ना, किसी कुछ भी चीज़ का अगर होमवर्क ही नहीं दिया जाएगा तो। इसीलिए मैं सोच रही हूँ आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ। एक सेकेंड रुकिए। ज़्यादा नहीं, 2 ही दे रही हूँ, सिंपल सिंपल आपके एग्ज़ाम के लेवल के लिए। कोई हमें नीट तो या JEE तो दे रहा नहीं है कि मैं बहुत टफ आपको दे दूँ। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के, इन्हें सॉल्व करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपको क्या निकालना है इसमें, डायमेंशन ऑफ A निकालना है। मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना चाहिए था और अब जो होमवर्क में दे रही हूँ वो आपको देना चाहिए था, मैंने उल्टा करा दिया। अब ये तो बहुत ईजीली कर लेंगे। x इक्वल्स टू A, चलिए थोड़ा टफ बनाते हैं इसको, A x अपॉन में MT, ओके, प्लस 2x 2x। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये तो लिखा ही है यहाँ, ये आपका क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ A एंड B निकालना है आपको। और इक्वेशन क्या है ये दे दिए मैंने आपको। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है डायमेंशन ऑफ A B C D E। ये आपके 5 हैं, इन 5 का डायमेंशन बताना है। और इक्वेशन क्या है आपकी, देखिए x इक्वल्स टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर प्लस ET है, CT स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर अपॉन में E प्लस T। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला रूल आपका क्या था, LHS और RHS की जो आपका डायमेंशन है वो आपका
सेम रहना चाहिए। दूसरा रूल आपका क्या था जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसको सॉल्व करने के लिए, कि आपके LHS और RHS के जितने भी आपके टर्म्स होते हैं सबका डायमेंशन आपका सेम होता है। ओके, ये दोनों रूल्स आपको यूज होने वाले हैं। ये है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए हिंट। इस हिंट को यूज करके आप इन दो क्वेश्चंस को कीजिए। बहुत इजी है, शायद इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। आंसर आप मुझे इसका बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर आप में से नहीं होता है तो आप प्लीज़ मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हो पाया सॉल्व या जो भी है, तब मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी। और अगर आप लोग सब सॉल्व कर लेते हैं इसको तो नो नीड टू टाइम वेस्ट द टाइम ऑन दीज टू क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर। और ये जो टॉपिक है ना, ये आप में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन में से एक सेकेंड, हाँ, और कंफ्यूज हो जाते हैं। और टॉपिक बहुत इजी है और इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। सिर्फ ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, इसके बस 2-3 रूल हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ, आप वो रूल्स देख लीजिए और बाकी तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो रूल नंबर 1, और वो रूल क्या है आपका, कि आपके अगर कोई भी आपका टर्म दे रखा है, टर्म नहीं, कोई भी आपका नंबर दे रखा है और उसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, उसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। एक सेकेंड छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरी ही लिख देती हूँ क्योंकि ऐसे ना फिर all non-zero digits are significant figure। अच्छा, पहले ये बताइए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। देखिए, वो फिगर वो नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जहां तक आपका कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी आपकी क्वांटिटी है, जहां तक नंबर की करेक्टनेस पता चल सके, करेक्टनेस के लिए यूज हो सके, मतलब जितने नंबर आपके यूजफुल हैं। अब सपोज मैंने लिखा 1.000, तो इसमें सिग्निफिकेंट तो सिर्फ एक यही रह गया ना 1, बाकी तो इनका कोई रहा नहीं यूज। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपकी करेक्टनेस बताते हैं, जो आपके यूजफुल नंबर्स होते हैं, तो आपके जो नॉन जीरो डिजिट है वो आपके सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा 4032, तो इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, अब अगर मैंने आपका लिखा 26.578, तो इसमें आपके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, तो ये तो कोई टफ नहीं है, इजी सी चीज़ है। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या होता है आपका, कि अगर आपका ऑल द जीरो, अगर आपका कोई जीरो एग्जिस्ट करता है बिटवीन नॉन जीरो, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, जैसे 103, तो यहाँ पर आपके ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए। पहले क्या बताया था, सिर्फ नॉन जीरो नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ जीरो लिख दिया था पहले, मान लीजिए यहाँ 4132 था। अब अगर यहाँ पर आपका जीरो आ जाता है तो आप बोलोगे कि मैडम जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है, लेकिन नहीं, अगर वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ही आपका काउंट किया जाता है। जैसे अगर आप लिख दें 51608, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके, तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
रूल नंबर 3 क्या है आपका, आपके अगर आपका डेसिमल है उससे पहले आपके जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, सॉरी डेसिमल से पहले आपके जो भी ज़ीरो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। मतलब इन अ डिजिट लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। इन अ डिजिट लेस देन 1 all zeros that are right of the decimal point are not significant। मतलब अगर आपको दिया 0.001 तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एसएफ यूज़ किया मैंने। अगर आपको दिया 0.00000406 तो यहाँ आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिमिलरली अगर आपको 0.00000406 दे दिया तो यहाँ पर भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरो आ जाए तो उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करते हैं। ओके, तो ये आपके हो गए तीन रूल्स जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के लिए यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ और है, एक रूल और है, वो भी आप देख लीजिए, आपका 4th नंबर का रूल, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। रूल नंबर 4, इसमें क्या है आपका रूल नंबर 4 में कि आपके जितने भी ऑल द ज़ीरोज़ आफ्टर द नॉन ज़ीरोज़ नंबर आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिख देती हूँ, ऑल द ज़ीरोज़ टू द राइट, all the zeros to the right of non-zero digit in decimal are significant। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 4.33000, कितना नंबर छोड़ दूँ, अगर मैं लिखती हूँ 6.10 तो यहाँ हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर जो फॉर्म होता है ना वो आपका इसी रूल से फॉर्म होता है, क्योंकि इसी में ही हम सब कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं 6.10 को हम 6.1 मानते हैं, हम इस जीरो को काउंट ही नहीं करते, मगर नहीं, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के केस में काउंट होता है, इसकी वैल्यू होती है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कितने सारे जीरो के बाद हो सकता है आगे जाके कहीं एक 1 ही आ जाए, ठीक है। तो ये वाले जीरो की वैल्यू आफ्टर डेसिमल इसकी वैल्यू होती है, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको काउंट करते हैं। जैसे 4.330 लिया अगर मैंने तो यहाँ पर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर मैंने आपका 9.876000 कर दिया तो 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ पर आपके 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, तो ये आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ये लास्ट जीरो लगा के कंफ्यूज करके। ओके, अब आपका यूनिट, आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कवर हो गया। स्केलर वेक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़े जिसमें स्केलर वेक्टर पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा इसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी, सॉरी आई है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ क्या पढ़ी, हमने पढ़ा यूनिट क्या होता है,
स्टैंडर्ड एक हमारी वैल्यू लेके इससे मेजर हम कर सकें, वो यूनिट होता है। इसके हमारे 3 सिस्टम होते हैं, MKS पढ़ा हमने, FPS पढ़ा हमने, CGS पढ़ा हमने। हमारे यहाँ कौन सा यूज़ होता है हमने वो डिस्कस करा। उसके बाद ये हमारा था जो हमने कल पढ़ा था, 12 तारीख की वीडियो में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर आज जब हमने शुरू करा तो आज हमने पढ़ा अपना शुरू करा डायमेंशन से। हमने पढ़ा डायमेंशन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि हम डायमेंशंस को कैसे निकालते हैं, हम कैसे डायमेंशंस निकालते हैं फॉर्मूले से ड्राइव करके। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, होमवर्क दिया आप लोग को। और डायमेंशंस के बाद आपने डायमेंशंस के कुछ रूल्स पढ़े कि अगर हमारा क्या सेम होना चाहिए दोनों साइड पे डायमेंशनली, तभी फॉर्मूला करेक्ट होता है। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया। तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन एक कंप्लीट हो चुका है। एक सिर्फ लास्ट टॉपिक और रह गया है, 5 मिनट का टॉपिक है, वो भी मैं भी करा देती हूँ। फिर कल एक नया हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। वो फिगर है आपका, वो अब टॉपिक रह गया आपका राउंड ऑफ फिगर। आई एम वेरी श्योर ये आप लोग को सबको आता होगा। राउंड ऑफ तो करते करते पूरा इंजीनियरिंग और BSc निकल जाता है, मगर फिर भी फॉर अ रफ आइडिया अगर कुछ भूल गए हो तो उसके लिए मैं एक ब्रश अप के लिए करवा देती हूँ राउंड ऑफ फिगर का। एक मिनट, राउंड ऑफ फिगर पहले ऐसे मत देखिए। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, राउंड ऑफ की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कुछ नंबर है, ठीक है। इस नंबर को आपको यूज़ करने में, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, आपको छोटे छोटे टर्म्स यूज़ कैलकुलेट करने में। और आपका क्या होता है कि आपका जब बहुत बड़ा नंबर होता है डेसिमल के बाद, स्पेशली 16 पॉइंट आपका 2 1 3 1 2 6 2 0 1 2 0 3 6 ऐसे एक लंबा सा नंबर आ रहा है, तो मेन आपकी वैल्यू 16 की ही है। आपका 16 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, आपको पता चल गया। और 16.2 का मतलब है बिल्कुल 16 के करीब में ही आ गया आपका, 16 के 17 के पास भी नहीं गया। फिर उसके बाद 1 3 1 2, तो इससे क्या होता है, कुछ ये जो लास्ट के नंबर होते हैं ना, ये बहुत यूजफुल नहीं होते हैं। आपका नंबर तो आपको पता चल गया, आंसर 6 जो भी आपकी वैल्यू है वो 16 के अराउंड ही रहने वाली है, और 16.2 के ही अराउंड रहने वाली है। ये 1 3 3 4 4 इन सब से आपका 0.01 का फर्क भी नहीं पड़ता है। आपका 16.2 के बाद ऐसा नहीं है कि अगर इधर के सारे नंबर से आपका ये 16.23 कर दें, ये 23 कभी नहीं कर पाएंगे, 16.2 ही रहेगा हमेशा। 1 3 6 7 वो कितना भी लगा लें। तो ये जो बाद के नंबर होते हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इनको राउंड ऑफ फिगर करके, इसीलिए इन सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करके एक छोटे नंबर पर ले आते हैं, ताकि इसकी वैल्यू में कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाए और हमें आइडिया लग जाएगा कि ये 16.2 के ज़्यादा करीब है, 16.3 के ज़्यादा करीब है, और हम उसी हिसाब से आंसर दे देंगे। उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपकी वैल्यूज़ पे। तो ये होता है आपका राउंड ऑफ फिगर, हम इसीलिए यूज़ करते हैं। अब राउंड ऑफ करने के लिए भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं ना हम किसी भी चीज़ को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी नंबर होता है वो शुरू होता है 0 और जाता है 9 तक, उसके बाद आपका फिर 10 आ जाता है। यूनिट डिजिट में वो 0 से 9 तक रहता है। इसके सेंटर पे एक नंबर आता है 5। तो आपका जो भी आप राउंड ऑफ करते हैं वो आपका इस 5 के बेसिस पर होता है कि 5 से नंबर बड़ा है या 5 से नंबर कम है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। पहला कि आपका नंबर 5 से ज़्यादा बड़ा है, दूसरा आपका नंबर 5 से छोटा है, तीसरा आपका नंबर 5 के बराबर है। ओके, और जब आपका नंबर 5 के बराबर हो जाता है, इसके बाद भी आपकी 2 चीज़ें आती हैं कि आपका एग्जैक्ट 5 के बराबर है, या हो सकता है 5 के बाद आपको 0 भी लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे भी अलग कंडीशंस आती हैं। तो इन टोटल आपके पास कितनी आती हैं, 4 कंडीशंस आ गई। 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे और 4 ही यहाँ पे कंडीशन आ गई। ओके, अब ये कंडीशन क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ, जिसमें क्या था, आपका नंबर 5 से बड़ा होता है।
5 से बड़ा होने का मतलब कि अगर आपका नंबर 1.67 लिखा है, इसमें क्या देखते हैं, आपका जो भी लास्ट नंबर है आप उसको राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि आपके इस फर्स्ट वाले की तो वैल्यू है, इसको आप राउंड ऑफ करके इधर ले आओगे तो आपका फिर आंसर 0.67 रह जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन इसे राउंड ऑफ कर कर इधर लाओगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे अब मैंने क्या बताया, हम देखते हैं 5 से बड़ा होता है हमारा, या 5 से छोटा, या 5 के बराबर, हम कौन सा डिजिट देखते हैं, ये लास्ट वाला। अब हमने ये देखा 1.67, अब ये लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है, 7 है। अब आप ये बताइए 7 5 से बड़ा है या छोटा है। 7 5 से बड़ा है, तो जब आपका डिजिट 5 से बड़ा होता है तब आप क्या करते हैं, उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1.67 में जब आपने इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1 ऐड करा तो आपका कितना बन जाएगा, ये 7। तो आपका क्या आ जाएगा, 1.7। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपको दिया है 1.48, लास्ट डिजिट 8 है, 8 आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इधर 1 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1.5। ओके, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए 3.137 दे रखा है। ओके, 7 8 दे रखा है। अब आप देखेंगे आपका लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करके इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 3.138 आ जाएगा। ये 1 प्लस करके इधर आ गया। अब आप फिर देखेंगे आपका लास्ट डिजिट फिर 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, फिर इधर शिफ्ट कर सकते हैं उसको, तो 3.14 था, यह आ जाएगा आपका आंसर। अब आप बोलेंगे कि मैडम अब आगे शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते, तो अब देखिए, अब ये जो 4 है ये 5 से कम हो गया। अब जब आपका डिजिट 5 से कम हो जाएगा तो उसका अलग रूल है। क्या रूल है, मैं आपको वो बताती हूँ। आपका सेकेंड रूल क्या हुआ कि जब आपका नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, जब आपका नंबर 5 से छोटा होगा तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1.43 लिखा है, ठीक है, जब आपका नंबर 5 से छोटा होता है तब आप उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ जी, तब क्या होता है, जब आपका 5 से छोटा होता है तब आप इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसको सीधा सीधा इसको सिंपल ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और आपका आंसर रह जाता है 1.4। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.63 लिखा है, आपने देखा कि ये 3 हमारा जो है 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और सिर्फ आपका आंसर 2.6 रह जाएगा। ओके, जैसे अब मैं आपसे एग्जाम्पल लूँ थोड़ा बड़ा सा, 3.7823, ठीक है, इसमें देखिए ये आपका 5 से छोटा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा ड्रॉप कर देंगे और आपका आंसर रह जाएगा 3.782। अब अगर आप इसको और भी ज़्यादा राउंड ऑफ करना चाहते हैं, और भी छोटा करना चाहते हैं, तो आप इस 2 को ड्रॉप कर देंगे और आपका आंसर रह जाएगा 3.78। अब आपने देखा 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा रूल लगेगा, जो हमारा 5 से ग्रेटर देन वाला रूल होता है। वो रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं करके दिखाऊं तो क्या होगा, 5 से बड़ा है हमारा 8, तो हमारा इधर +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.7। बस, अब इससे छोटा क्या करोगे, फिर तो पॉइंट से कम हो जाएगी वैल्यू। और अगर करोगे तो देखिए ये भी आपका 5 से बड़ा है, तो ये आप इधर लगा सकते हो और आपका आंसर अप्रॉक्स 4 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके 2 रूल ये हो गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल में क्या था कि अगर हमारा 5 के इक्वल होता है तब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 के इक्वल है, मान लीजिए आपका लास्ट डिजिट लिखा है 4.65, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि ये जो आपका लास्ट का 5 होता है तब भी आप जो इसका पहले वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ओके, तो आपका क्या आंसर बन जाता है, 4.7।
फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, अगर आपका मान लीजिए सपोज 3.55 है, तब आप क्या करेंगे, 5 है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे +1, तो क्या बन जाएगा आपका 3.6। ओके, ऐसे होगा ये वाला, आगे समझ में। अब हमारा एक और आता है रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 में आपका क्या होता है साथियों में, रूल नंबर 4 में आपका क्या था कि अगर आपका लास्ट में है 5 इक्वल्स टू 5 और 5 के बाद 0 दे रखा है, इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था, सिर्फ 5 था आपके लास्ट में, इसमें क्या है 5 है और 5 के बाद 0 भी दे रखा है, तो इसमें भी आपके दो केस बनते हैं, एक बनता है ऑड नंबर्स का केस और एक बनता है इवन नंबर का केस। अब वो क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका ऑड नंबर है, फॉर आप एग्जाम्पल के साथ समझिए तभी समझ में आएगा। अगर सपोज ये मैंने लिखा 3.750, अब आपने देखा लास्ट में क्या है 0 है, तो आप 0 से पहला वाला चेक करोगे, क्या है 0 से पहले 5 है, ठीक है। अब आपने देखा लास्ट में 50 बन गया, तब आप देखोगे 5 से पहले क्या है, 5 से पहले वाला नंबर आपका ऑड है या इवन है, ठीक है। अब आपने देखा 5 से पहले वाला नंबर आपका यहाँ पर ऑड है, तो ऑड के केस में क्या होता है आपका +1 हो जाता है। ओके, कहाँ पे होता है +1 आपका, ऑड के केस में, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर बन जाएगा 3.8। अब सिमिलरली अगर ये इधर होता 3.650 होता, लास्ट में देखा आपने 0 है, अब अगले टर्म की तरफ गए, फिर आपने देखा 5 है, अब 5 जैसे आप देखोगे तभी आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये तो ऑड इवन का केस आ गया, ऑड इवन का केस आ गया। अब आप देखोगे इसके पहले वाला नंबर, इसके पहले वाला नंबर क्या है, इवन है। जब इसके पहले वाला नंबर इवन होगा तब आप क्या करोगे, उसको एज इट इज ही छोड़ दोगे, उसमें कुछ आप कम घटाओगे नहीं, बढ़ाओगे नहीं, ड्रॉप ऑफ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा इन दोनों टर्म्स को ड्रॉप करके और ये 3.6 एज इट इज छोड़ दोगे। जैसे हम <5 में क्या करते थे, जो लास्ट टर्म होता था उसको ड्रॉप करके सिर्फ इनको ऐसे ही छोड़ देते थे, तो सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर इवन है तो आप लास्ट के टर्म ड्रॉप करके इनको ऐसे ही छोड़ दोगे। अच्छा, एक चीज और, अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, अगर हमारा 0 के पहले सपोज 5 ना हो के यहाँ 6 होता, हमारा इक्वेशन होता 3.660, अब क्या करते, तो अब भैया देखो 0 देखा आपने, 0 क्या है हमारा 5 से कम है, तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया, क्या रह गया हमारा 3.66। अब हम लास्ट डिजिट देखेंगे, 5 से बड़ा है तो अब सिंपल यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। फिर आपका ये नॉर्मल जो मोर देन 5 एंड लेस देन 5 का कॉन्सेप्ट चलता है, क्या बताए थे मैंने, 0 to 9 है ना, 5 से कम वालों के साथ लेस देन 5 वाला कंसेप्ट चलेगा और 5 से ऊपर वालों के लिए ग्रेटर देन 5। इक्वल टू 5 के लिए क्या होता है, +1 वाला चलता है कॉन्सेप्ट, मतलब सेम में ही आ जाता है वो। एक अलग कंडीशन आपकी क्या बनती है, जब इक्वल्स टू 5 हो और फिर बाद में 0 भी हो, तब आपके ऑड इवन की कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है वो भी मैंने आपको समझा दी, एक बार दोबारा से सुनेंगे इन कंडीशंस को तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्या मैं एक दो एग्जांपल और करा देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 9.850, तब आपने क्या देखा, 0 है, 0 के पहले 5 है, अब आपका ऑड और इवन का केस बन गया। अब आपने 5 से पहले देखा क्या है, इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ड्रॉप ऑफ कर देंगे और आंसर हमारा 9.98 आ जाएगा। अगर अब आप इसको और भी ज़्यादा राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप मोर देन 5 और लेस देन 5 का कॉन्सेप्ट लगाओ। उसमें आपने क्या करा, देखा कि ये 5 से बड़ा है हमारा नंबर, तो अपने इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, लेकिन 9 में 1 ऐड करके क्या जाएगा, ये आपका 1 इधर कैसे चला जाएगा, तो ये आपका 10.0 आ जाएगा। ओके, आंसर। अब अगर इसकी जगह में लेती है आपका 9.9350, ठीक है, तब आपने देखा 0 है, 0 के पहले 5 है, अब आपका ऑड इवन का केस लगेगा,
इसके पहले वाला नंबर आपने देखा क्या है, ऑड है। जब आपका इसके पहले वाला नंबर ऑड होता है तब उस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप +1 कर देते हो, तो आपका क्या बन जाता है, 9.94 बन जाता है। अब अगर आगे और राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 का कॉन्सेप्ट आगे लग जाता है, वो आपको आता ही है, बहुत वो टफ नहीं है। तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये चारों टाइप राउंड ऑफ के भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के 4 रूल पढ़ाए आपको मैंने, और राउंड ऑफ के फिगर के भी आपको 4 रूल पढ़ाए। ये हो सकता है इस एग्जाम में ना आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों रूल्स करा दिए हैं। अगला टॉपिक आप लोगों ने कहा है मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, काइनेमेटिक्स नहीं अभी पढ़ना चाह रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स, तो ठीक है, मैं मॉडर्न फिजिक्स से आपका स्टार्ट करवाती हूँ। और उसके लिए आप इस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कल आपका मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर लेकर आती हूँ। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम से हायर लेवल पर जाकर नहीं होगा कि मैं आपको सीधा न्यूटन रिंग्स और ये सब पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो बेसिक से ही शुरू करूँगी कल। एंड अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं मैं आगे वीडियोस लाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन देना है, कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ और आप जानना चाहते हैं, वो डाउट है, कुछ भी सजेशन है, और जो भी मैंने 2-3 आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज़ मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगी, उस पर आप अपना जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। वैसे अच्छा रहेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि वो मैं ज़्यादा उसको फ्रिक्वेंटली विजिट करती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल। तो आप प्लीज़ ये सब, कुछ भी आपको डाउट पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।